हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। मैं राम सिंह। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का गणित और आज हम नया अध्याय लेके आपके सामने आए हैं जिसका नाम है द्विघात समीकरण। ये आपका चैप्टर नंबर 4 है गणित का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो एक द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जो इसका एक मानक रूप होता है, वो मानक रूप आपका होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या होता है 0। ये इसका मानक रूप होता है। यहाँ पर एक शर्त रहती है कि a डज नॉट इक्वल टू 0, a कभी भी 0 नहीं होगा। अगर a 0 हो जाता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। अब यहाँ पर देखिए कि जैसे सपोज करिए मैं एक बार b को 0 कर दूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा ax²। अब मैं b को 0 कर दूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा 0x हो जाएगा और प्लस c, ये बराबर 0। यानी अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं ax², तो ये ऑलरेडी 0 हो गया, तो क्या बचा c। तो इस तरीके की अगर आपको सिचुएशन दिख रही तो ये भी हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। या तीसरे एक काम मैं कर सकता हूं, मैं c को भी 0 मान सकता हूं। यहाँ पे b को 0 किया, यहाँ पे c को 0 कर दूं, तो जब मैं c को 0 करूंगा तो ax² bx प्लस क्या हो जाएगा 0 बराबर 0। तो यहाँ पर मैं c को इसको 0 को छोड़ देता हूँ तो ax² प्लस bx बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है इस फॉर्म में भी हो सकती है, इस फॉर्म में भी हो सकती है और ये इस फॉर्म में भी हो सकती है। तो ये तीनों ही आपकी क्या मानी जाएंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानी जाएंगी। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम डिटेल करने से पहले आपको हम कुछ चीजें ये बता दें कि इक्वेशंस क्या होती है। तो इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा है कि पॉलिनोमियल के बारे में। पॉलिनोमियल यानी हिंदी में इसको बोला जाता है बहुपद। पॉली का मतलब होता है पॉली का मतलब होता है मेनी, और नोमियल शब्द का जो अर्थ है वो उसका होता है टर्म। तो यानी एक ऐसी सिचुएशन जिसमें क्या हो, बहुत सारे टर्म हो। मैं एक एग्जांपल की अगर बात करूं तो यहाँ पर मैंने लिखा है 2x² प्लस का 4x और प्लस का 8। तो ये हमारा क्या है, एक पॉलिनोमियल है। कैसे, यहाँ पर देखिए ये एक पद है, ये भी एक पद है और ये भी क्या है, एक पद है। तो यहाँ पर बहुत सारे पद हैं, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको पॉलिनोमियल बोल रहे हैं, यानी इसको हम बहुपद बोल रहे हैं। तो ये हमारा बहुपद हो गया। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक चीज और देखने वाले हैं, पॉलिनोमियल आखिर आया कहाँ से। तो हम लोगों ने पढ़ रखा है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक, अब ये बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। तो बीजीय व्यंजक का मतलब है कि अगर हम चर और अचर पद को गुणा करें, या इसको पढ़ने से पहले हम आपको एक बात और बता दें कि सबसे पहले यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि चर राशियां और अचर राशियां, ये ज्यादा बेटर रहेगा। पहले इनको जान लेते हैं कि चर राशियां और अचर राशियां क्या होती हैं। चर राशियों को इंग्लिश में बोला जाता है वेरिएबल और इनको बोला जाता है कांस्टेंट। क्या बोला जाता है, कांस्टेंट। तो यहाँ पर देखिए एग्जांपल की अगर बात करें तो वेरिएबल जितने भी आपके x, y, z ये सब आपके क्या होंगे, वेरिएबल होंगे। और जितने भी आप संख्याएं लिखते हैं जैसे 1, 2, 3 डॉट 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 अनंत तक, तो ये सब आपके क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट कहलाते हैं। आइए इसको एग्जांपल से समझें कि जैसे हम यहाँ पर लिखें x प्लस वाई बराबर 10 हो गया, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 7 प्लस 3 बराबर भी कितना होगा, 0 होगा। अब ये 7 प्लस 3 बराबर 0 हो गया, तो यहाँ पर 3 का तो मान फिक्स है, हम इसको क्या कर सकते हैं, बदल नहीं सकते। तो जब हम इसको बदल नहीं सकते हैं तो ये तो कांस्टेंट हो गया, इसीलिए इनका नाम क्या दिया गया, इनको कांस्टेंट वैल्यू दिया गया। तो ये क्या है, अचर राशियां हैं। तो चर राशियों में हम x की जगह इसको 10 बनाने के लिए हम 5 और 5 भी लिख सकते हैं, तब भी कितना होगा, 10 होगा। 8 और 2 लिखेंगे तब भी क्या होगा, 10 होगा। 9 और प्लस 1 लिखेंगे तब भी कितना होगा, 10 होगा। 6 और प्लस 4 लिखेंगे तब भी क्या होगा, 10 होगा। या आप यहाँ पर 7 और 3 भी आप लिखेंगे तब भी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x का मान लगातार क्या हो रहा है, बदल रहा है, और y का मान भी लगातार बदल रहा है। तो क्योंकि इनका मान वेरी कर रहा है, बदल रहा है, इसलिए इनको बोला गया वेरिएबल और इनको बोला गया नॉन वेरिएबल, या इनको कांस्टेंट भी बोला जाता है। तो इनका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, नॉन
वेरिएबल। ठीक है, अब इसी के बाद एक अब दूसरी चीज और हम पढ़ने वाले हैं, पद। पद का मतलब होता है टर्म। पद का मतलब क्या होता है? टर्म। तो अगर हम टर्म की बात करें तो जैसे ये टर्म हमारे पास पद होंगे क्या, कि जैसे हमारे पास जो वेरिएबल है और नॉन वेरिएबल है उनको हम क्या करें? गुणे में लिखें। किसमें लिखें? गुणे या भाग में लिखें, तो वो हमारे क्या बनेंगे? पद बनेंगे। तो जैसे यहाँ पर देखिए ये x क्या है? हमारा ये पद है। हमने लिखा 3xy, ये भी हमारा क्या? एक पद है। मैंने लिखा 3x² y, ये भी हमारा क्या है? पद है। और मैंने लिखा 3x² y² और z², ये भी हमारा एक पद है। क्यों पद है? क्योंकि यहाँ पर एक 3xy को गुणे में लिखा गया, 3x² y को गुणे में लिखा गया, 3x² y² और z² को कहा? मल्टीप्लाई यानी गुणे में लिखा गया। तो ये हमारा क्या होता है? एक पद होता है। अब ये पद भी कई तरीके के होते हैं, जैसे आपका मान लीजिए एक पद होगा। क्या होगा? एक पद। फिर आपका एक हो जाएगा द्विपद, मोनोनोमियल और बाइनोमियल, और आपका क्या हो जाएगा? त्रिपद हो जाएगा। तो ये इसको बोलते हैं मोनोनोमियल, इसको बोलते हैं बाइनोमियल, और इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। ये अब मोनोनोमियल का मतलब यहां पर क्या है कि जैसे x लिखा हो, 3 लिखा हो, 3xy लिखा हो, और यह हमने लिख दिया 3x² y लिखा हो। तो ये सारे के सारे सब में देखो यहाँ पर 3 को भी एक पद माना गया है, x को भी एक पद माना गया, और 3xy मल्टीप्लाई में, तो ये भी क्या है? एक पद है। तो द्विपद सर क्या होंगे? तो जैसे आपने लिखा कि 4x + 3, तो यहाँ पर इसमें देखिए बेटा कितने पद हैं? एक और एक, दो पद हो गए। फिर मैंने लिखा 4x² + 4x, तो यहाँ पर भी कितने पद हैं? आपके दो ही पद दिख रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा? बाइनोमियल हो जाएगा। क्लियर है? अब ट्राइनोमियल में कितने पद हों? जैसे x² + का 4x + का 3 बराबर क्या है? 0। तो इसमें कितने पद हैं? 1 2 3, इसलिए हमारा क्या कहलाएगा? त्रिपद कहलाएगा। टर्म समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो हमारे टर्म बने हैं, यहाँ पर जो हमारे पास सिचुएशन दिख रही, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बीजीय व्यंजक बोलते हैं। अब देखिए बेटा, पद को पढ़ने के बाद अब हम क्या पढ़ेंगे? 3 चीजों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले एक आता है आपका बीज गणितीय, बीज गणितीय व्यंजक यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये क्या होता है? इसी के बाद हम यहाँ पर देखेंगे समीकरण यानी इक्वेशन क्या होती है, और इधर हम लोग देखेंगे बहुपद। बहुपद यानी पॉलिनोमियल क्या होता है, ये बात आपको समझनी है थोड़ा सा। ये आपका हो जाएगा पॉलिनोमियल। तीनों को हम डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे अब देखो पॉलिनोमियल बना कैसे? जब हम बहुत सारे टर्म को आपस में जोड़ देते हैं तो क्या बनता है? वो पॉलिनोमियल बनता है। लेकिन पॉलिनोमियल का नियम है, इसका बेटा क्या है? नियम है। इसका नियम ये है कि जो चर की घात है, यानी जो वेरिएबल की पावर है, चर की घात है, वो आपका एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 1 2 3 4 5, ये हमारी क्या होती? पूर्ण संख्या होती। तो अगर यहाँ पर किसी भी पदों को हमने जोड़ा और जो हमें सिचुएशन देखने को मिल रही, उसमें अगर चर यानी वेरिएबल की पावर एक पूर्ण संख्या है, तो इसका मतलब वो हमारा क्या है? बहुपद है। जैसे एग्जांपल पे आप इसको समझिए, मैंने लिखा 4x² + का 4x + का 3। यहाँ पर देखिए चर की घात एक पूर्णांक है, यहाँ भी चर की घात एक पूर्णांक है, तो पावर 2 है, पावर 1 है। जहाँ पे कोई पावर नहीं होता उसका मतलब वहां पर चर की पावर कितनी है? 0 है। तो पावर पहले कितनी थी? 2 थी, फिर 1 थी, फिर कितनी हो गई? 0 हो गई। तो यहाँ पर चर की पावर क्या है? आप देख रहे हैं कि एक पूर्ण संख्या है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 1 है, इसलिए हमारा क्या होगा? बहुपद होगा। तो अलजेब्रिक यानी बीजगणितीय, अगर सर बीजगणितीय व्यंजक के लिए क्या होगा? तो जैसे मैंने लिखा √2x + का 4 बराबर क्या है? 0। तो यहाँ पर देखिए चर की पावर क्या है? यहाँ पर चर की पावर के ऊपर क्या लगा है? रूट लग गया, इसलिए ये क्या है? बहुपद नहीं है।
आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं, आप लोग बताइएगा कि जैसे मैंने लिखा 4x 1/2 प्लस 3x और प्लस 2, ऐसा मैंने लिखा। तो आप लोग जरा दिमाग लगाइए और बताइए, क्या ये हमारा बहुपद है? ये बहुपद नहीं है, क्योंकि बहुपद होने के लिए शर्त क्या है कि पूर्ण संख्या होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बहुपद की घात क्या है में आ गई है? बटे में आ गई है। यानी घात ना तो किस में हो, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, बटे में नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से अगर घातें होंगी तो वो बहुपद नहीं माना जाएगा। तो सर ये बहुपद नहीं है। तो सर फिर ये है क्या? तो ये क्या है? ये आपका है बेटा, ये आपका है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बात समझ में आई? तो बहुपद होने के लिए घात क्या होना? पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो सर इक्वेशन क्या हो जाएगी? तो इक्वेशन में क्या होगा? तो जैसे आपने यहाँ पर एक बहुपद लिखा है 4x² 4x प्लस का 3, तो अगर इसके बराबर में हम क्या लिख दें? 0, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? इक्वेशन कहलाएगा। तो पॉलिनोमियल और इक्वेशन में यही अंतर है कि पॉलिनोमियल में बराबर में आपको 0 नहीं मिलेगा। यहाँ पे मैं इस 3 को हटा रहा हूँ, x पावर 0 को। तो पॉलिनोमियल में आपको क्या होगा? कभी भी 0 नहीं मिलेगा, जबकि इक्वेशन में क्या होगा? 0 मिलेगा। ये बात आपको याद रखनी। तो अगर कोई चीज पॉलिनोमियल भी नहीं है, वो इक्वेशन भी नहीं है, तो वो हमारी क्या हो जाएगी? बीजगणितीय क्या हो जाएगा? वो व्यंजक हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग, चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। तो अब ये समीकरण के प्रकार की अगर हम बात कर लें, तो यहाँ पर आपका जो पहला आ जाएगा वो हो जाएगा एक घात समीकरण। कौन सा हो जाएगा? एक घात समीकरण। दूसरा आपका हो जाएगा द्विघात समीकरण, और आपका हो जाएगा त्रिघात समीकरण। चतुर्थ घात समीकरण भी होगा, पंचम घात समीकरण भी होगा, लेकिन वो निर्भर करेगा कि वहां पर चर की पावर कितनी है। तो ये अगर एक घात समीकरण को पहचानना है तो इसमें बेटा चर की घात कितनी होनी चाहिए, यानी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? सर 1 होनी चाहिए। अगर किसी भी इक्वेशन, अगर किसी भी बहुपद पॉलिनोमियल को आपने लिखा है या किसी भी आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखा है और उसके बराबर में क्या है? 0 है, और जो चर है उसकी पावर क्या है? एक पूर्ण संख्या है, तो वहां पर अगर अधिकतम घात उसकी क्या है? चर की पावर 1 है, तो हमारा क्या कहलाएगा? एक घात समीकरण। जैसे 4x प्लस का 4 बराबर क्या है? 0। तो यहाँ पे चर की अधिकतम पावर कितनी है? 1 है, इसलिए क्या है? एक घात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण क्या होगा? तो जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो? 2 हो। जैसे 2x² 4x प्लस का 4 बराबर 0, तो यहाँ पर चर की अधिकतम घात कितनी है? 2। तो द्विघात समीकरण का मतलब बेटा ये हुआ कि चर की घात ना तो बहुत, मतलब ना तो 2 से ज्यादा हो, ना ही 2 से कम हो। तो अगर चर की घात कितनी है? अधिकतम घात 2 है, इसका मतलब वो द्विघात समीकरण है। अगर मान लीजिए यहाँ पर आपने लिखा है अधिकतम घात, तो अधिकतम घात कितनी हो जाएगी? 3। तो ये हो जाएगा x³ प्लस का 4x² प्लस का 4x प्लस का 3, और बराबर में क्या है? 0 है। तो यहाँ पर चर की अधिकतम घात कितनी है? 3 है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? त्रिघात समीकरण बोलेंगे। क्योंकि हमें चैप्टर में क्या पढ़ना है? द्विघात समीकरण पढ़ना है। तो आइए अब हम इसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं।